In last video we will study about the topic of inertia of rest. Today we will discuss the topic of inertia of motion. There are three types of inertia. Out of three, one will be discussed. The remaining two will discuss in this video. What is inertia of motion? The tendency of a body to continue in its state of motion. एक क्या है बॉडी की वो कैपेबिलिटी जिसके कारण वो कंटिन्यू अपनी स्टेट को किसमें बनाए रखे मोशन के अंदर इवन व्हेन सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट, चाहे उसके ऊपर क्या लगे, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स भी लगता रहे तो भी वो अपनी पोजीशन को किस में बनाए रखना चाहेगी, मोशन के अंदर बनाए जाएंगे। या इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी स्टेट, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अपनी अपोज करे स्टेट ऑफ मोशन के अंदर जो चेंजमेंट हो उस चेंजमेंट का क्या करे, अपोज करे, उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो मोशन का अपोज करे इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा, स्टेट रेस्ट का अपोज करे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बन जाएगा, और डायरेक्शन का अपोज करे वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बन जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा कि वो बॉडी अपोज करेगी अपनी स्टेट चेंज ऑफ मोशन का, अपोज करेगी, उस अपोज करने की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी का नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो तो यहाँ दो डेफिनेशन बन गई, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन the state of motion is known as inertia of motion, या the tendency of a body to continue its state of motion even when some unbalanced external force is applying on it known as inertia of motion। अब मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स हैं inertia of motion के, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, देखो बस वाला एग्जांपल पढ़ा था, तो बस में जब क्या होता है सडनली रेस्ट वाले में बस सडनली स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसे अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली किसमें बस रनिंग में है और सडनली ब्रेक अप्लाई करती है तो देखो ब्रेक अप्लाई करने से फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, रुकेगी, और बट हमारी बॉडी जो होती है वो कहाँ गिर जाती है, फॉल फॉरवर्ड। देखा होगा कभी भी आप लोगों ने, हम बस में खड़े होते हैं सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हमारी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है। उस केस के अंदर क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो जो बस के कांटेक्ट में था, जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो बस किसके अंदर आ गई, रेस्ट के अंदर आ गई। तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो जो बस के कांटेक्ट में है वो किस में आ गया, रेस्ट में, बट जो अपर पार्ट है बॉडी का इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन इन मोशन, और वो उस रेस्ट का अपोज करता है किस में आके, मोशन में आके, फॉरवर्ड आके। कोई पीछे से धक्का थोड़ी देता है, अपने आप इटसेल्फ इनर्शिया जो होती है बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जो इटसेल्फ आप लोगों के पास अपोज करती है। तो यहां देखो दूसरा, ए मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन ए मूविंग बस फ्रॉम फॉल फॉरवर्ड। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, चलती हुई बस से कई बार हम लोग उतरते हैं तो उतरते वक्त कई लोगों को आपने गिरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों है, उसका रीजन भी यही है क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बस या ट्रेन से, कई बस से उतरते हुए लोगों को देखा होगा, वो थोड़ा सा बस के साथ रनिंग में रहते हैं और फिर उसके बाद बस को ड्रॉप करते हैं हैंडल को पकड़ के, और थोड़ा सा उसके साथ मोशन में रहते हैं बस के साथ, फिर उस बस को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों, उसके पीछे रीजन यही है कि द रीजन बीइंग दैट his feet comes to rest suddenly। अगर वो चलती बस से सडनली नीचे उतरेगा तो उसके, अगर वो दौड़ेगा नहीं कुछ डिस्टेंस तक तो उसके फीट किसके अंदर आ जाएंगे, रेस्ट के अंदर आ जाएंगे। whereas the upper part of his body retains in forward motion, बट उसका जो अपर पार्ट है वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, और उसके कारण वो क्या होता है, क्योंकि नीचे का पार्ट किस में आ गया, सडनली रेस्ट में आ गया, अगर वो उसको भी थोड़ा थोड़ा मोशन में करते करते धीरे धीरे रेस्ट में करे तो वो गिरेगा नहीं। तो उस केस के अंदर कौन सा इनर्शिया लगता है, इनर्शिया ऑफ आप लोगों के पास मोशन। तो केयरलेस पर्सन को देखा होगा आप लोगों ने, बस से कई बार चलती बस से आप लोगों के पास जब उतरते हैं तो गिर जाते हैं पर्सन्स। बेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो सडनली किस में आ जाता है, रेस्ट में, बट जो अपर पार्ट है वो किस में रहता है, रिटेन्स द फॉरवर्ड मोशन, अपनी पोजीशन को किस में बनाए रखना चाहेगा, मोशन के अंदर बनाए रखना चाहेगा। और वो मोशन में कैसे आएगा, गिरेगा तो वो किस में आता है, आप लोगों के पास मोशन के अंदर आएगा। दूसरा, an athlete runs a certain distance before taking a leap। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, जंपिंग प्रोसेस में देखा होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप के प्रोसेस में देखा होगा आप लोगों ने, एथलीट क्या होता है, कुछ डिस्टेंस दौड़ के आता है और दौड़ के आने के बाद वो उस पोजीशन पे आके जंप करता है। ऐसा क्यों, वो दौड़ता क्यों है, वो वहीं से खड़ा खड़ा जंप क्यों नहीं कर जाता, क्योंकि वो उसका भी रीजन है, उसमें भी इनर्शिया ऑफ क्या लग रहा है, मोशन लग रहा है। सो दैट the inertia of motion of his body at the time of leaping may help him
इन हिज मस्कुलर एफर्ट, उसके जो मस्कुलर एफर्ट्स है मोशन के कारण आप लोगों के पास उस मोशन जो है, मोशन जिसने दौड़ लगाया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके कारण उसके मस्कुलर एफर्ट्स के अंदर क्या किया आप लोगों के पास, मोशन की वजह से वो लॉन्ग जंप या हाई जंप ले सकता है। तो इसलिए वो दौड़ लगाता है, थोड़ा रनिंग प्रोसेस में आता है, रन्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लीप so that inertia of motion of his body at the time of leaping may help him in muscular effort। inertia of motion क्या करता है, उसके muscular efforts में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। और एक एग्जांपल दिया है, a fan continuously to move for some time even after it has been switched off। अगर इसको स्विच ऑफ, फैन को स्विच ऑफ भी कर दिया जाए तो आप लोग देखते हैं कुछ टाइम तक वो किस में रहता है, मोशन में रहता है, बट एयर का रेसिस्टेंस धीरे धीरे वो मोशन का अपोज एयर करती रहती है और वो लास्ट में अल्टीमेटली जब एयर का इफेक्टिव उसके ऊपर लगता जाता है तो एक स्टेज आती है तो वो रुक जाता है। तो उस प्रोसेस में भी कौन सा प्रोसेस लगता है आप लोगों के पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास और भी एक दो एग्जांपल आप लोगों के पास है जो इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर देखा होगा आप लोगों ने। क्या जब हम लोग एक बात करते हैं आप लोगों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन में, कई बार देखा होगा दोनों में आ सकता है, रेस्ट मोशन में लगेज जो होता है, हम किसी भी व्हीकल की रूफ आप लोगों के पास पे रखते हैं तो देखा होगा उसको टाई विद किससे, रोप से बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आप लोगों के पास रेस्ट में है तो वो लगेज भी रेस्ट में, बट चलेगी तो लगेज भी आप लोगों के पास किसके अंदर आ जाएगा, मोशन में, और रहना किस में चाहेगा, लगेज रेस्ट में। देखा होगा वो पीछे गिर जाता है। ऐसे ही चलती बस में अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पर्सन को देखा होगा वो आगे की तरफ गिरते हैं। उन सब के अंदर इनर्शिया, किसी में रेस्ट किसी में मोशन लगता है। तो अब तीसरा जो पॉइंट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन का अपोज करें, देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो किसमें क्या करे, अपोज करे एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी के अंदर आप लोगों के पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो चेंजमेंट हो रहा है उस चेंजमेंट का बॉडी अगर अपोज करेगी उस टेंडेंसी का नाम होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कार के अंदर अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और कार जो है टर्न अलोंग एक कर्व ट्रैक, सडनली एक कर्व ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग कर्व ट्रैक के अकॉर्डिंग क्या करे, टर्न करे, तो क्या होता है, पैसेंजर एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व ट्रैक। ये देखो हमारे पास ट्रैक, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक का आप लोगों के पास सेंटर है, ओरिजिन है, कार ट्रेवल कर रही है, देखो सडनली ट्रेवल कर रही है कार की तरफ, सेंटर की तरफ, बट पैसेंजर जो होंगे वो कहां होंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी तो बैलेंस हो पाएगी। इधर आप लोगों के पास कार टर्न कर रही है तो पैसेंजर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों केस के अंदर आप लोगों के पास जो है मैंने बताया कि उसके अंदर अपनी क्यों, दिस इज रिजल्ट टू टेंडेंसी ऑफ द, आप लोगों के पास टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर टू द कंटिन्यू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो किस लिए किया गया है, दिस इज रिजल्ट ऑफ आप लोगों के पास किसका, टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर टू कंटिन्यू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वो उसके कारण कंटिन्यूअस जो है अगर वो चेंज नहीं करती तो क्या होता, वो पैसेंजर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग उस कार के अंदर मूव नहीं कर पाते, एक तरफ गिर जाते। स्टोन दूसरा एग्जांपल है, आप लोग देख लो, एक स्टोन ले लेते हैं, उसको टाइट कर लेते हैं वन एंड को स्ट्रिंग के साथ और दूसरे एंड को होल्ड कर लेते हैं अपने हैंड के अंदर और हम उसको रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ड्यूरिंग द मोशन अगर मान लिया जाए द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट ए सर्टेन स्टेज, किसी भी पॉइंट पे आके स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो देखा होगा ब्रेक होते ही वो एक टेंजेंट के साथ कहीं भी जिस भी पॉइंट पे ब्रेक होता है वहीं वो एक टेंजेंट के साथ आप लोगों के पास क्या होता है, फ्लाइज ऑफ। देखो देन द स्टोन इज फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्कल। जैसे ये दिखा रहा है, टेंजेंशियल का मतलब पूरा 90 डिग्री का एंगल बना के, टेंजेंट बना के वो उसके साथ क्या हो जाता है, फ्लाइज ऑफ हो जाता है। और ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अपने गाड़ी में, अपने साइकिल में, बाइक में आपने देखा होगा मड गार्ड होते हैं, मड गार्ड ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, एक देखा होगा, वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो मड पार्टिकल्स है वो सीधा अगर मडगार्ड ना हो तो देखा होगा टायर्स के साथ चिपक के आए और वो टायर के साथ आके सीधे हमारे ऊपर ही आए। और वो क्या होते हैं मडगार्ड की वजह से, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, व्हेन द व्हीकल पासिंग थ्रू द मड, जब कोई व्हीकल मड से पास होता है, मिट्टी वगैरह जो भी पार्टिकल्स उनसे पास होता है, द रोटेटिंग व्हील्स ऑफ द व्हीकल थ्रो आउट द मड टेंजेंशियली,
जो रोटेटिंग व्हील है वो मड को क्या कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं टेंजेंशियली, किसके कारण, टू द डायरेक्शनल इनर्शिया के कारण उनको उस साइड के अंदर आप लोगों के पास क्या कर देते हैं, थ्रोन अप कर देते हैं। और द मड गार्ड ओवर द व्हील स्टॉप दिस मड प्रोटेक्टिंग द क्लोथ्स ऑफ द ड्राइवर ऑफ द बाइक और मोटर बाइक। वो जो मडगार्ड होते हैं वो टेंजेंशियली जब उसको व्हील जब ड्रॉप करते हैं, थ्रो आउट करते हैं, तो मडगार्ड जो है वो ड्राइवर्स को क्या करता है, उनके क्लोथ्स को किससे प्रोटेक्ट करता है, जो आप लोगों के पास जो भी मड पार्टिकल्स हैं या जो भी सैंड के पार्टिकल्स हैं उनसे उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो और भी काफी सारे एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इनके काफी क्वेश्चंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक, जो टॉपिक है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम। क्या नाम है, लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, होता है बेटा वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। किसका, द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and velocity of the body इन दो चीजों के प्रोडक्ट को, मास ऑफ द बॉडी को और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको सिंपली मोमेंटम भी बोल सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो किस चीज को मेजरमेंट करती है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किस चीज को मेजरमेंट करती है। आप लोगों के पास अगर देखा जाए क्वांटिटी ऑफ मोशन को, क्वांटिटी ऑफ मोशन को आपसे पूछा जाए कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये फिजिकल क्वांटिटी, तो हम बताएंगे ये क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। कितनी क्वांटिटी में उस बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है, क्वांटिटी का मतलब कितनी मोमेंटम से वो जा रही है बॉडी, तो वो क्वांटिटी होती है जो यहाँ पे मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। ये फिजिकल जो क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर मोमेंटम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को। मोशन की कितनी क्वांटिटी है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और बात करें हम जो मोमेंटम को, तो मोमेंटम को हम कभी भी, देखो एक चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, ये मोमेंटम का जो फिनोमेना है वो भी न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने, न्यूटन ने। मोमेंटम का जो फिनोमेना है इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। और इसको देखा जाए तो हम लोग मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, p से रिप्रेजेंट करते हैं। p एक वेक्टर क्वांटिटी है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। और p एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग देखा जाए फॉर्मूला मोमेंटम का देखा जाए तो मोमेंटम का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मोमेंटम जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, मास और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो मास के छोड़ो आप लोग, मास एक फिजिकल आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए मोमेंटम जो आता है, मोमेंटम p जो आता है आप लोगों के पास, वो p किसके बराबर आता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। मोमेंटम जो होता है वो आप लोगों के पास मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। एक स्पेशली एक नोट बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना। अगर हम लोग बोले इफ ए बॉडी एट रेस्ट, इफ ए बॉडी एट रेस्ट, बॉडी कोई रेस्ट में, तो रेस्ट के केस में याद रखना उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो उस केस के अंदर जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0। क्योंकि देखो याद रखो, जो कभी भी आपको मोमेंटम 0 मिलने का मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी 0 मिलेगी, क्योंकि मास तो कभी 0 होता ही नहीं। मास नेवर बी 0, मास को हम लोग 0 नहीं होता, मास कभी भी 0 नहीं होता। तो होता क्या है, वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इस केस के अंदर जहां वेलोसिटी 0 होगी उस केस के अंदर मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं जो मोमेंटम के अंदर एक दो चीजों को क्लियर करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक दो बॉल ले ली,
एक बॉल ये ले ली और एक बॉल ये ले ली, ठीक है, दो बॉल ले ली और दोनों बॉल को देखा जाए, एक आयरन की है और एक प्लास्टिक की है, दोनों सेम साइज की है, थोड़ा सा साइज बड़ा दिख रहा है तो दोनों सेम साइज की है। ये प्लास्टिक बॉल है और ये आयरन बॉल है, दोनों सेम साइज की है। बट आप लोगों को पता होगा प्लास्टिक बॉल का मास जो होगा वो कम होगा, आयरन बॉल का मास साइज तो सेम है बट दोनों के मास की बात की जाए तो प्लास्टिक बॉल का जो मास है वो कम होगा। और दोनों को यहाँ एक हीप ऑफ सैंड है, रेत का एक जो आप लोगों के पास ढीला बोलते हैं जिसको हीप ऑफ सैंड है, उसके ऊपर 1 बाय 1 करके सेम वेलोसिटी से हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहे हैं तो देखा होगा उस केस के अंदर जो है वो जो ज्यादा डिस्टरबेंस होगा किसके अंदर, आप लोगों के पास जो हीप ऑफ सैंड है या आप लोगों के पास बोलते हैं जिसके अंदर वी पुश, देखो मैंने दो बॉल ली, दो बॉलों के अंदर बताया मैंने दोनों सेम साइज की है, सेम साइज के बाद सेम वेलोसिटी से मैंने 1 बाय 1 दोनों को हिट करना है कुछ डिस्टेंस से। और क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, डैमेज जो होता है सैंड के अंदर वो आयरन बॉल से जो डैमेज होता है वो आप लोगों के पास उस सैंड के अंदर वो मोर होता है, और जो प्लास्टिक बॉल है उससे जो डैमेज होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास लेस होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोमेंटम जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उस ज्यादा बॉडी के अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। कब? जब उसकी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ये थ्रो की गई है, V क्या हो आप लोगों के पास बेटा, कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट हो तो उस केस के अंदर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ पे देखा होगा दो बॉल लेके प्लास्टिक बॉल्स हैं, एक आयरन बॉल है, दोनों सेम साइज की है। बट सेम साइज होने के मतलब ये नहीं कि दोनों का मास सेम है, बट उसके साथ साथ इन दोनों को सेम वेलोसिटी से 1 बाय 1 करके क्या किया जा रहा है, एक आप लोगों के पास सैंड जो है उस सैंड के साथ इसको स्ट्राइक किया जा रहा है। तो जो ज्यादा डैमेज होगा वो ज्यादा डैमेज किसके अंदर होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा। वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। तो उस केस के अंदर अगर हम लोग ग्राफ बनाए मोमेंटम का, जो ग्राफ बनाना चाहे कि मोमेंटम का जो ग्राफ आता है वो बेटा कैसा आता है, देखो ग्राफ पेपर में पूछे जा सकते हैं बेटा आपसे कि किस तरीके से, अगर ये केस बना दिया मैंने बोला कि मोमेंटम आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आप लोगों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो हम उस केस के अंदर जो ग्राफ लेते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, एक तरफ मैंने मास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इस डायरेक्शन में मास ले लिया, इस डायरेक्शन में क्या ले ली, इस केस के अंदर क्या ले लिया, मोमेंटम ले लिया। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो ग्राफ आएगा v इज इक्वल टू किसके बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। दूसरे केस में क्या करते हैं, हम दो सेम साइज के ऑब्जेक्ट लेते हैं। दूसरे केस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूं, अब मैंने कहा दो आइडेंटिकल प्लास्टिक बॉल ले ली मैंने, ये भी एक आइडेंटिकल प्लास्टिक बॉल, ये भी एक प्लास्टिक बॉल है और ये भी प्लास्टिक बॉल है, दोनों प्लास्टिक बॉल है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने का मतलब बेटा दोनों का मास क्या है, इसका भी मास और इसका भी मास दोनों का सेम है। बट आप लोगों के पास देखा जाए अब इनको सिमिलरली आइडेंटिकल बॉल्स को क्या किया जा रहा है, वो एक को ज्यादा वेलोसिटी से फेंका जाए, एक को कम वेलोसिटी से फेंका जाए। मान लो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या है, मोर है, और दूसरे बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, लेस है। तो बताओ किसका ज्यादा इंपैक्ट होगा आप लोगों के पास, अगर दोनों में देखा जाए जो फास्टर बॉल है कोज ग्रेटर डैमेज देन द किसके ऊपर ऑफ द सैंड, किसके ऊपर ज्यादा डैमेज कौन सी करेगी, जिसकी वेलोसिटी, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मास सेम हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, V। क्यों? क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट होता है। मास यहाँ पे क्या रख दिया हमने, उस बॉडी का कांस्टेंट है। ये चीज जरूर याद रखना, मास कभी जीरो नहीं होता है। हम लोग जितना भी फिजिक्स में यहाँ 9th-10th स्टैंडर्ड पे पढ़ाते हैं तो जहां मास की बात करें मास कांस्टेंट मानते हैं, मास कभी भी जीरो नहीं मानते। तो उस केस के अंदर हमारा जो डायग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों के अंदर देखा होगा, अगर दोनों के अंदर बात की जाए मास और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली आप लोगों के पास अप्लाई की जाए तो वो क्या बताते हैं, गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस केस के अंदर अगर मैं बात करूं या दूसरे केस के अंदर बात करूं, अगर
मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेलोसिटी के, तो उस केस के अंदर इस डायरेक्शन में तो हम क्या दिखा देंगे, मोमेंटम दिखा देंगे, इस केस में हम क्या दिखा देंगे, वेलोसिटी दिखा देंगे, और इन दोनों के केस के अंदर देखा जाएगा तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। बट यहाँ मास जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अब इसका मतलब जो मोमेंटम है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर दोनों का सेम एक साथ इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए दोनों के अंदर, तो उस केस के अंदर अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया जाए, तो मोमेंटम कांस्टेंट करने से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं बोलूं कि मोमेंटम जो है वो क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस केस के अंदर मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन, देखो हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, mv। तो हम लोग अगर v की वैल्यू निकाले, v इज इक्वल टू p बाई m। p कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल मिलके क्या बनाते हैं, इनडायरेक्टली। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, m के इक्वल आ गया। कब, जब p कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो उस केस के अंदर जो ग्राफ बनना होता है वो कैसा बनता है, देखो इस डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, मास, इस डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं। तो देखो जहां इनवर्स का मतलब होता है जहां ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये ज्यादा होगा इसका मतलब ये क्या होगा, कम होगा। तो देखो उसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आप लोग, क्योंकि इस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मान के दिखा देता हूं मैं आपको, यहां देखो, यहाँ इसकी ये तो वेलोसिटी है और ये इस बॉडी का क्या है, मास है। तो देखो, और इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ ये देखो, यहाँ मास बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उस केस के अंदर जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा आप लोगों के पास, इस तरीके से। मोमेंटम कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो p और m का ग्राफ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। p का मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास कांस्टेंट हो तो उसके अंदर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपके पास बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके होती है, मास। तो ये आपके पास मोमेंटम का कांसेप्ट था। अभी इसके अंदर हम बात करते हैं यूनिट। मोमेंटम की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, देखो यूनिट SI यूनिट भी होती है और CGS यूनिट भी होती है। दोनों के बारे में डिस्कस करें कि मोमेंटम के बारे में कि इनकी यूनिट्स क्या होती है। देखो जो SI यूनिट होती है या CGS यूनिट होती है, पहले हम SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। बेटा अभी हमने पढ़ाया आपको मोमेंटम क्या होता है, P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है, बात की जाए SI यूनिट किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी यूनिट को कई बार दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जाता है, देखो यहां अगर मैं बात करूं इसको, आप इसी यूनिट को न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। अब वो कैसे लिखेंगे उसका भी मैं आपको एक बार प्रोसेस बताता हूं। देखो आप लोगों ने पढ़ा है F, स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। F की यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास किलोग्राम और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब क्या किया, इसी यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। तो घबराना नहीं, कई बार ये यूनिट भी आपको दे दी जाती है कि जो ऐसा यूनिट है मोमेंटम की वो न्यूटन सेकंड होती है। अब हमने तो पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसको न्यूटन पर सेकंड में क्या कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बेटा आप लोग देखो, एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर इसी चीज को हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम सेकंड से ही मल्टीप्लाइड कर दें और सेकंड से ही डिवाइड कर दें, तो मेरे हिसाब से कोई चेंजमेंट नहीं आना, क्योंकि सेकंड से ही मल्टीप्लाइड किया है, सेकंड से ही डिवाइड किया है। देखो इस केस के अंदर किलोग्राम मीटर और ये सेकंड और सेकंड मिलके क्या आ गए, सेकंड स्क्वायर आ गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड यहाँ बच गया। और ये जो यूनिट होती है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, और यहाँ पे क्या आ गई है, सेकंड। तो हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन सेकंड। तो घबराना नहीं है, कई बार ये यूनिट भी पूछ लेता है ऐसा यूनिट क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं CGS यूनिट की। CGS स्मॉल यूनिट होती है, मास इसमें ग्राम में, और जो वेलोसिटी है वो किस में मेजरमेंट की जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर मेजरमेंट की जाती है। इसलिए इसको भी डायन पर सेंटीमीटर के, डायन सेकंड की फॉर्म के अंदर बोला जा सकता है, डायन सेकंड। क्यों, वही चीज इसके साथ मल्टीप्लाइड करनी है, सेकंड से ही इसको मल्टीप्लाइड कर देना है, सेकंड से ही डिवाइड कर देना है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड जो स्क्वायर बन गया, ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बन गया, और इधर ये सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो हमारे पास ये यूनिट भी आ गई, डाइन पर सेकंड। अब हम बात करते हैं इस केस के अंदर मैंने जो ग्राफ बताए थे आप लोगों को, 3 ग्राफ बताए। अब ग्राफ के बाद इस टॉपिक पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास जो है वो सोल्व करके आपको समझाए गए हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या न्यूमेरिकल्स में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि कोई बॉडी है, उसका मोमेंटम निकालना है। What is the momentum? What is the momentum of a, किसके, बॉडी बोल दो या मैन, of mass 75 kg when walked with velocity, when walk with velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखो बेटा क्या निकालना है, हम लोगों ने उसका क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो मतलब मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम निकालना है, सॉरी मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। तो पी हम लोगों ने निकालना है। उस बॉडी का मास दिया हुआ है एन, मैन है, उसका मास दे रखा है 72 kg, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का सीधा सीधा फॉर्मूला है P = किसके बराबर आ गया, mv। m कितना है 72, v कितनी है 2, तो कितनी आ गई 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको कई बार बेवकूफ बनाने के लिए आपको यूनिट जो है वो आंसर है वो आप लोगों को न्यूटन सेकंड में भी दे सकता है। तो मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें सेम है, आप लोगों को घबराना नहीं है, न्यूटन सेकंड मैंने आपको बता दिया कैसे। ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है, बॉडी का आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल चेंज करके दे देता है। जैसे मैंने बोला बॉडी का क्या दे दे, आपको मास दे दे। मैंने बोला बॉडी का मास दिया हुआ है 300 ग्राम, बॉडी की जो वेलोसिटी दी हुई है वो आपको दे देता है मान लो फॉर एग्जांपल 18 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछे कि उस बॉडी का मोमेंटम निकालो। तो देखो पहली बात तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमें जो यूनिट्स हैं न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सारी यूनिट एमकेएस सिस्टम यानी कि एसआई सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। अब मास तो ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम कितने होते हैं, अगर हम लोगों ने मास ग्राम में है और उसको किलोग्राम में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया 0.3 kg आ गया। ऐसे ही वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और किलोमीटर पर आवर को बेटा हम मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ था। देखो अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर हम लोगों के पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है और उसको बेटा आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर को सीधा आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहां से आया है 5/18, कहीं से नहीं आया। किलोमीटर के मीटर बनाए तो 1000 होते हैं, अगर हम लोग आवर के सेकंड बनाए तो इसके अंदर सेकंड इतने होते हैं। और इसी को सिंप्लीफाई करके 2 से 5 पे और 2 से 18 पे, इसी को सिंप्लीफाई करके इसी का शॉर्टकट फॉर्म बनाया हुआ है 5/18 से मल्टीप्लाई कर ले। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है तो चेंज करना है तो 18 से 18 कट गया, कितना आ गया बेटा कैंसिल होके 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी किलोग्राम में आ गया, ये भी सेकेंड के अंदर आ गया, तो हमारे पास मोमेंटम कितना आ गया P = mv 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5 1.5 क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब कई बार एक तरीके का क्वेश्चन और भी आप लोगों के पास आ जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे है, कई बार ये बोल दे, देखो मैं आपको एक जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर देते हैं वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ जिसके इसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। How much momentum will a dumbbell will a dumbbell
डंबल of mass 10 kg, 10 kg transfer to the floor, if it falls from a height of 80 centimeter, take its downward acceleration, take its downward acceleration, क्या निकालना हम लोगों ने, एक्सीलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, इसमें मोमेंटम के साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज किया। हाउ मच मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है भाई, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए। देखो अभी चलते हैं, डंबल का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, 10 kg दिया हुआ है बेटा, ठीक है। ट्रांसफर टू द फ्लोर, इफ अब मान लो ट्रांसफर उठा के फ्लोर से डंबल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है u कितनी है, 0 है, क्योंकि आप लोगों के पास बॉडी ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग पोजीशन में किस में है, रेस्ट में। डंबल रेस्ट में, उठा के नीचे गिराएंगे तभी तो वेलोसिटी। अब कितनी हाइट से गिराया जा रहा है, तो हम लोग अगर आप हाइट की बात करें या डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर बेटा खुद ही। तो 80 सेंटीमीटर को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करें तो बाई 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.8 मीटर में कन्वर्ट होगी। आगे देखते हैं, उसका जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। देखो अब हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है भाई, मोमेंटम बराबर क्या होता है, P इक्वल टू mv। m तुम्हारे पास है बट v नहीं है, सबसे पहले v के लिए कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। v के लिए इस डाटा को हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हम लोगों ने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, u दिया हुआ है, 1 2 3 तीन वेरिएबल दिए हुए, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। पुट कर दें v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0 है, 2 a की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू 0.8 है। तो हम लोग क्या करते हैं, v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अगर हम इसका डेसिमल हटा के इसको कन्वर्ट करें तो 10 हो गया, और 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इसी केस को यूज करते हुए हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम p इक्वल टू किसके बराबर आ गया, mv। m कितना था आपके पास, अभी ले रहे थे हम लोग 10 kg, v कितना है हमारे पास 4 आया, तो हमारे पास कितना आ गया मोमेंटम, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अभी एक टाइप का क्वेश्चन और बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एक टाइप के क्वेश्चन और हैं इनके अंदर जो आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उस केस के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं वो क्वेश्चन को क्या है। इस तरीके के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कई बार पूछ के, और आपसे हो सकता है मैंने आपको ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से एक सिंपल वे में बता रखा है, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई भी वैल्यू चेंज करके मिल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी momentum of a body when both its mass and velocity are double, अब देखो मेरे भाई,
सीधी बात है, मैंने तो परसेंटेज चेंज पूछ लिया, कई बार वो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पूछ लेता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करना है, हम लोग दो केस बना लेते हैं, पहले इनिशियल केस के लिए और फिर फाइनल के लिए। लेट इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं। आप लोगों के पास इनिशियल मास चेंज करने से पहले जो बॉडी का मास है वो इनिशियल मास क्या मान लिया जाए, m मान लिया जाए। इनिशियल वेलोसिटी मान ली जाए बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली जाए बेटा, इतनी मान ली जाए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना मान लिया जाए, इनिशियल मोमेंटम को हम लोग क्या मान लेते हैं, p। इनिशियल जो मोमेंटम है फर्स्ट केस के अंदर जो स्टार्टिंग में है, तो हमने पढ़ा है मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, मास को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि देखो बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल। अब न्यू केस के अंदर क्या किया इन्होंने, न्यू मास केस सेकंड बनाया। इस केस के अंदर उसने क्या किया, न्यू मास बॉडी का जो मास है वो कितना हो गया बेटा, पहले का डबल होने का मतलब 2m हो गया, पहला m था। न्यू वेलोसिटी कितनी होगी, डबल होगी, 2v होगी। तो न्यू मोमेंटम जो है वो हम लोगों ने क्या मान लिया, p डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, p डैश। तो p डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m और 2v। तो p डैश किसके बराबर आ गया, 4mv आ गया। इनिशियल मोमेंटम ये था, नया मोमेंटम ये। अब आप लोगों ने देखो दो केस बना लिए, तो हम लोग चेंज निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, देखो किसी चीज के अंदर चेंज इन मोमेंटम, अगर हम लोग उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दें, फाइनल मोमेंटम में से और इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें, इनिशियल मोमेंटम, और किसके रेस्पेक्ट में, सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में होता है। तो देखो फाइनल कितना है 4mv, इनिशियल कितना है 1mv, और सारा चेंजमेंट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, mv। तो इसके हिसाब से निकाले तो 3mv अपॉन mv, mv से mv कट गया, तो चेंजिंग कितना आ गया आप लोगों के पास, मोमेंटम 3 आ गया, चेंज इन मोमेंटम। और परसेंटेज चेंज निकालना हो, इसी का अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो परसेंटेज चेंज के अंदर क्या कर देते हैं, इस केस को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और अगर यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, 300% आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।